अजल से वे डरे जो जीने को अच्छा समझते हैं। मियाँ हम तो 4 दिन की जिंदगी को क्या समझते हैं। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कही ये 2 लाइनें भारत के परमवीर और भारत के लाल, भारत के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अरुण क्षेत्रपाल के लिए बिल्कुल सही बैठती है। हाँ, आप सभी का स्वागत है परमवीर के एपिसोड 2 में। आज हम परमवीर के एपिसोड 2 में बात करेंगे भारत की एक ऐसी गौरव गाथा की जिसकी पाकिस्तान की आर्मी भी सम्मान करती है, जिसकी गौरव गाथा पाकिस्तान की आर्मी भी करती है। हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के परमवीर और सर्वोच्च बलिदानी अरुण क्षेत्रपाल की, जिन्होंने महज 6 माह और 21 वर्ष की उम्र में, जिन्होंने महज आर्मी की, इंडियन आर्मी की 6 माह की सेवा की, 6 माह के अंदर ही 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया और भारत के लिए वीर गति को प्राप्त किया। अरुण क्षेत्रपाल का जन्म भारत के पुणे बॉम्बे राज्य में हुआ। इनके पिता भारतीय सेना में ब्रिगेडियर थे और इनके बाबा भारतीय सेना में चमनलाल जी थे, जिन्होंने भारत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में योगदान दिया था। अरुण क्षेत्रपाल की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई और दिल्ली के बाद उनकी शिक्षा हिमाचल के सनवार में पूरी हुई। 1967 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अकादमी में एडमिशन लिया और एनडीए की पढ़ाई की। एनडीए की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद उनका भारतीय सेना में जून 1971 में कमीशन होते हैं। कमीशन होने के बाद वो नौजवान जो महज सिर्फ 21 वर्ष का है, अपनी वीरता के कारनामों से छा गया। एक दिन उनको सम्मानित करने के लिए रात में आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा मेस में डिनर के लिए बुलाया गया। जब वो डिनर में गए तो वहां पे एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी और वो पोर्ट्रेट भारत के परमवीर आदेशिर तारापुर का था। वे भारत के लिए 1965 में अदम्य साहस और वीरता के लिए उनको भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र सम्मानित किया गया था। उनको देखते ही, उनकी पोर्ट्रेट को देखते ही मानो अरुण क्षेत्रपाल के नजरों में उस परमवीर चक्र की ललक सी आ गई। उन्होंने कहा 17 पूना हार्स ऐसे परमवीर का रेजिमेंट है, इसमें मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। मैं वादा करता हूं कि अगर अगला युद्ध होता है तो उस अगले युद्ध में परमवीर मैं लेकर के आऊंगा। 17 पूना हार्स 17 पूना हार्स अविभाज्य भारत का बॉम्बे कैवलरी का हिस्सा था। जब भारत का पाकिस्तान और हिंदुस्तान में विभाजन हुआ, उस समय भारतीय सेना का विभाजन भी हुआ। उस विभाजन में बॉम्बे कैवलरी, जिसका मुख्य क्या था, टैंक का, जो टैंक से जुड़े युद्ध लड़ते थे, जिसका 17 पूना हार्स भारत में आता है और 13 लांसर्स पाकिस्तान को मिलता है। और संयोग की बात है, यही दोनों रेजिमेंट जो कभी एक थे, आज वो अलग अलग होकर के एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत बांग्लादेश का युद्ध 1971 का। इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध होता है। आज का बांग्लादेश है, उस बांग्लादेश को आजादी भारत के इस युद्ध में प्राप्त होती है। पूर्वी पाकिस्तान जो था आज का बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है। यूं तो युद्ध हो रहा था भारत के आज मतलब पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में, मतलब पूर्वी पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान में मुंह की खा रही थी, लगातार पराजित हो रही थी। हिंदुस्तानी सेना लगातार विजयी हो रही थी। उसको काउंटर करने के लिए
पाकिस्तानी सेना ने एक चाल चली, भारत को दो मोर्चे पे उलझाने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए, भारतीय सेना को बांटने के लिए इन्होंने भारत के राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में युद्ध छेड़ दिया। जम्मू कश्मीर में एक इलाका है जिसका नाम सक्करगढ़ है। सक्करगढ़ में बसंतर नदी बहती है और उस बसंतर नदी पे एक पुल है। वो पुल भारत के अन्य हिस्से और जम्मू कश्मीर को जोड़ती है। अगर वो पुल पाकिस्तानी सेना कैप्चर कर लेती तो भारत का जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाता और वो पाकिस्तानी सेना के कब्जे में आता। इस खतरे को भांपते हुए भारतीय सेना ने 47वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड को वहां पर तैनात किया। 47 इन्फेंट्री ब्रिगेड वहां तैनात होती है और उसी के अंतर्गत 17वीं पूना हार्स, 17 पूना हार्स को भी वहां पे डिप्लॉय किया जाता है। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना दोनों ही उस स्ट्रेटेजिक पुल को कैप्चर करना चाहते हैं और दोनों ही उसके लिए अदम्य प्रयास करते हैं। लेकिन भारतीय सेना तो अदम्य साहस की प्रतीक ही है। भारतीय सेना ने तेजी से आगे बढ़ी और बसंतर की नदी को पार करते हुए वहां पे ब्रिज हेड बना लिया। ब्रिज हेड का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लाइन जहां पे हमने कब्जा कर लिया है और अब हमारी पीछे की सेना आसानी से वहां पे आ सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको देखते हुए पाकिस्तानी सेना के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने अपनी एक टोटल आर्मर्ड ब्रिगेड लॉन्च कर दी। एक आर्मर्ड ब्रिगेड में कम से कम 150 टैंक होती है। भारतीय सेना कुछ ही टैंक के साथ और पुराने टैंक, भारतीय सेना के पास महज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के ब्रिटिश सेंचुरियन टैंक थे। वहीं पे पाकिस्तानी सेना के पास बिल्कुल लेटेस्ट अमेरिकन 50 पार्टून टैंक थे। 50 उस विशालकाय टैंक के सामने भारत के पुराने टैंक खड़े थे, लेकिन टैंक पुराने थे। भारतीय सेना के साहस बिल्कुल नए नए थे। भारतीय सेना की जज्बा नए नए थे। उनके अंदर बस एक ही था कि जिएंगे तो वतन के लिए और मरेंगे तो वतन के लिए। टैंक पुराने थे तो क्या हुआ, जवान नए थे। वीरता नहीं है, अदम्य साहस है। 9 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध होना शुरू हो गया। बी टीम 17 पूना हार्स के बी टीम आगे बढ़ती है, टैंक की सेना बढ़ती है, वो लड़ती है और ए रेजिमेंट जो होता है वो पीछे रहता है। जब बी टीम को हेल्प की जरूरत पड़ती है, एक इन्फोर्समेंट जरूरत पड़ती है, तो उस इन्फोर्समेंट के रूप में 17 पूना हार्स की बी टीम आगे बढ़ती है और उसके कमांडिंग ऑफिसर होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत। लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत के बारे में बात हम लोग करेंगे अपने अगले एपिसोड में। वो भी एक अदम्य साहस से और वीरता के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी टीम को आगे बढ़ाया और उसी में एक महज 21 वर्ष का नया आर्मी में कमीशन जूनियर अफसर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल थे। वो टैंक के ऑपरेटर थे, टैंक वही ऑपरेट कर रहे थे। उनकी पूरी क्रू थी, उसमें पराग सिंह ड्राइवर थे और ऑपरेटर हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। यूं तो अरुण खेत्रपाल को भारतीय सेना की इस युद्ध में आने की परमिशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि अभी वो नए जूनियर कमीशन ऑफिसर थे और भारतीय सेना का नियम कहता है कि बिल्कुल नए जूनियर कमीशन ऑफिसर को हम युद्ध में तत्काल नहीं भेज सकते। ये तो उनकी भी ट्रेनिंग होनी थी, इनको कैसे टैंक को ऑपरेट करना है, क्या कैसे चलाना है, उसके लिए इनके लिए ट्रेनिंग का प्रावधान था। जिस ट्रेनिंग को करने के लिए इनको अहमदनगर जाना था। लेकिन उसी बीच भारतीय
सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच युद्ध का बिगुल बज चुका था। उस युद्ध के बिगुल के बीच में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल कहते हैं अपने कमांडिंग अफसर से, सर, और उन्हें कहते हैं सर, मैं इस युद्ध में जाना चाहता हूं और मां भारती के लिए लड़ना चाहता हूं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत कहते हैं, कमांडिंग अफसर थे वो, कहते हैं कि नहीं, इसकी परमिशन तो हम नहीं दे सकते। लेकिन अरुण खेत्रपाल में एक अलग ही जज्बा था, एक अलग ही साहस था। उस साहस जज्बा को देख करके लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत देखते हैं कि नहीं, ये देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। उनके लिए लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत ने एक वहीं पे एक ट्रेनिंग सेशन रखते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, जिसको पूरा करते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। और उनकी उस ट्रेनिंग का अंतिम जो प्रशिक्षण होता है वह स्वयं लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत करते हैं। और उनके उस प्रशिक्षण में जो आउटपुट खेत्रपाल जी ने दिया वो बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय था। वो प्रसन्न हुए और उन्होंने अरुण खेत्रपाल को परमिशन दिया और वो युद्ध क्षेत्र में जा सका। उन्हें क्या पता था, जिस योद्धा पे, जिस जवान पे मैंने विश्वास किया है, वो तो वीरता का पर्याय ही है, अदम्य साहस का वो पर्याय है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल बसंतर के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के सामने निर्भीक होकर के अपने एक टैंक से अपने मात्र एक टैंक से पाकिस्तानी सेना के 10 टैंक दबा कर देते हैं। पाकिस्तानी सेना बिल्कुल बौखला है, घबरा गई कि है कौन, ऐसा कौन कर रहा है, ऐसे कौन सा इंसान है जो एक टाइम से 10 टैंक हमारे तबाह कर रहा है। अब वो थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। बिल्कुल इनके पराक्रम और वीरता से पाकिस्तानी सेना पीछे धकेल जाती है। उसके 150 टैंक, पूरा आर्मर्ड ब्रिगेड तबाह हो जाता है और भारतीय सेना विजय की ओर अग्रसर होती है। इसी बीच अरुण खेत्रपाल की टैंक में आग लग जाती है और उन्हें कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन अरुण खेत्रपाल कहते हैं, नहीं सर, अभी मेरी गन काम कर रही है और मेरा टैंक काम कर रहा है, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक हमारा गन काम करेगा। ये कहने के बाद वो अंधाधुंध पाकिस्तानी टैंकों पे गोलियां बरसा देते हैं और इसी बीच पाकिस्तानी सेना भी गोली बरसाती है और ये गोली आकर के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक में लग जाती है और वो टैंक को भेदते हुए अरुण खेत्रपाल के दोनों पैरों के बीच में जाता है और उनके दोनों पैर कट जाते हैं। दोनों पैर कटने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं। उसी दौरान उनका पेट भी बहुत डैमेज होता है, उनके पेट की अतड़ियां तक बाहर निकल आई थी। उन्होंने तत्काल उसको बांधा और अपने सीट चिपका लिया। एकदम घायल हो चुके हैं, उनके शरीर का खून का कतरा कतरा बह चुका है, तब पर भी भारत माता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल हिम्मत नहीं हारते और कहते हैं इन दुश्मनों को हम धूल चटा देंगे और अंतिम टाइम में पाकिस्तान को तबाह कर देते हैं। उस अंतिम टाइम में जो कमांडिंग अफसर था वो थे पाकिस्तानी सेना के मोहम्मद नासिर थे। मोहम्मद नासिर तत्काल भागते हैं निकल करके और टैंक के पीछे छुप जाते हैं और वे भारतीय सेना के उस टैंक में जो भारतीय सेना का जवान था उससे इतना प्रभावित हुए, उसकी वीरता को इतना प्रभावित वीरता से हुए तो उनके बारे में जानना चाहे। इतने में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की इस वीरता को देखते हुए पाकिस्तान पीछे भागती है और इतने में इंडियन भारतीय सेना पाकिस्तान पीछे आती है, भारतीय सेना अटैक कर देती है और
दोनों के बीच एक सीज फायर होता है और वहां के लेफ्टिनेंट नासिर आते हैं और भारतीय सेना के इस जवान के बारे में पूछते हैं, बताओ भाई उस ट्रैक में कौन था जो इतनी वीरता से लड़ा, शेरों की तरह लड़ा? तो भारतीय सेना जवान ने बताया कि वो तो शहीद हो गए। वो हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट परमवीर अरुण खेत्रपाल थे, जो महज 21 वर्ष के थे। जब पाकिस्तानी सेना के 13 लैंसर्स के कमांडिंग अफसर जो मोर्चा ले रहे थे अरुण खेत्रपाल से, जब उन्होंने जाना कि बच्चा था, महज 21 वर्ष का था, जिसकी आर्मी की सेवा सिर्फ 6 माह की थी, इस पराक्रम और इस वीरता के साथ, इस अद्वितीय वीरता के साथ एक कोई शेर लड़ सकता है। और उसमें मोहम्मद नासिर कहते हैं कि अगर भारत की धरती पे ऐसे वीर जन्म लेते रहे तो मां भारती का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सच है, मां भारती ने अनेक ऐसे वीरों को जन्म दिया है और इनकी वीरता को देखते हुए भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने 1972 में गणतंत्र दिवस के दिन इनको भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता के अलंकरण से सुशोभित किया, भारत के परमवीर चक्र से सम्मानित किया, मरणोपरांत, जो 16 दिसंबर 1971 से प्रभावी होता है। 16 दिसंबर को 1971 को भारत के सर्वोच्च बलिदानी परमवीर अद्वितीय अदम्य साहस से लड़े वीर का वीरगति को प्राप्त करते हैं। उस समय भारतीय सेना की जो पार्थिव शरीर था वो घरों तक नहीं आ पाता था। उनके अंतिम संस्कार वहीं पे किए गए और एक हफ्ते बाद उनके घर वालों को चलता है पता कि हमारे लाल परमवीर अरुण खेत्रपाल शहीद हो जाते हैं। ऐसे परमवीर, भारत के लाल, ऐसे वीर को, ऐसे शहीद को हम नमन करते हैं और समस्त भारतवासी नौजवानों से हम अपील करते हैं कि ऐसे नौजवानों की कहानियां आप घर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि भारत में, भारत के लिए, इन बलिदानियों के लिए एक प्रेम, एक उम्मीद, एक चाहत जगे। इनके चरित्र से हम सीख लें कि देश पहले हमारा है। आज हमारा देश नेताओं के विद्वेष से, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ रहा है। अगर हम धर्म, जाति और अन्य चीजों के नाम पे, भाषा के नाम पे लड़ेंगे तो वो इनके लिए अपमान होगा, इनकी वीरता के लिए, इनकी कुर्बानियों के लिए एक अपमान होगा, सम्मान नहीं होगा। इसी देश, इसी एकता के लिए, अनेकता में एकता के लिए उन्हें बलिदान दिया। कई धर्म, कई जातियों के अलग अलग वीर ने समय समय पे भारत की रक्षा के लिए, भारत माता की अस्मिता के लिए बलिदान दिया। तो आप सभी से अनुरोध है, इस कहानी को भारत के हर घर तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।